हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान की क्लास में संविधान सभा का अधिवेशन या बैठक पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जबकि 165 दिन बैठक चला था। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आहूत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में किसी भी संविधान सभा के सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इसलिए संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्हें संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष बनाया गया था। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं, तत्पश्चात संविधान सभा के अधिवेशन या बैठक में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उस पर चर्चा भी करेंगे और उस पॉइंट को लिखने का भी कार्य करेंगे। तो पहले पॉइंट को लिखते हैं, तो लिखिएगा, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आहूत किया गया था। आहूत मतलब बुलाना, आहूत किया गया था। और इस बैठक में किसी भी संविधान सभा के सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इसलिए जो संविधान सभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा के पहले बैठक के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और यह परंपरा फ्रांस से लिया गया था। किस देश से लिया गया था? फ्रांस देश से लिया गया था। तो लिख लीजिएगा इसी में, फ्रांस की तरह। कहाँ की तरह? फ्रांस की तरह। ठीक है, तो फ्रांस क्या है? देश है। फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठतम मतलब वृद्ध, वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो मेरे साथियों देखिएगा, इसमें याद क्या करना है आपको? तो याद यह करना है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और यह बैठक हुआ कहाँ था? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आहूत किया गया था, यानी बुलाया गया था। तो यह नहीं याद करना है कि यह कहाँ पे हुआ था, लेकिन यह याद करना है कि यह कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और यह कौथा बैठक था? तो पहला बैठक था। मेरे साथियों, पहले बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। लेकिन यह अध्यक्षता तो किए थे, लेकिन कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? डायरेक्ट यह पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आइए नोट करके 2 पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, संविधान सभा
सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता, पहले बैठक की अध्यक्षता, पहले बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सिन्हा ने किया था। देखिए पहले पूरा सेंटेंस लिखते हैं तब समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। मेरे साथियों इसमें कहीं अस्थाई और अस्थाई इस सेंटेंस में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो पहले बैठक की अध्यक्षता किया था उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट, नोट में लिखिएगा। संविधान सभा के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो लिख लीजिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा। मेरे साथियों जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं ली थी और इसमें कुल सदस्य भाग लिए थे 207 या कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है 211। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिएगा लिखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं ली थी। मुस्लिम लीग भाग नहीं ली थी, भाग नहीं ली थी। और इसमें लिखिएगा इस बैठक में 207 कितने? 207 या 211 सदस्य भाग लिए थे, सदस्य भाग लिए थे। अब देखिए कहेंगे कि सर 207 या 211 क्यों लिखवा रहे हैं? तो मेरे साथियों मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि जब लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत, तो वहाँ पे 207 मिलेगा और कई सारे ऐसे बुक हैं जहाँ पे 211 सदस्य लिखा है कि इस बैठक में 211 सदस्य भाग लिए हैं। या गूगल करके भी आप देखेंगे ना तो कहीं कहीं पे 207 मिलेगा, कहीं कहीं पे 211 मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, इसलिए यह प्रश्न कभी बनेगा नहीं। लेकिन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो अलग जानना चाहिए ना हम लोग को, तो यह जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं ली थी, यह भी जान लीजिए। एक पॉइंट और जानते हैं जो अलग होगा आप लोग से, हो सकता है आप जानते होंगे, नहीं हो सकता है कि नहीं जानते होंगे, लेकिन जानिए मेरे साथियों। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था, तो पहली जब बैठक हुआ था तो एक सभा का आयोजित किया गया था। उस सभा में कोई तो ऐसा सदस्य होगा जो पहली बार बोला होगा, बोला तो होगा, पहली बार बोला होगा। कौन है, उनका नाम क्या है? तो संविधान सभा में पहले वक्ता देने वाले व्यक्ति का नाम है जेपी कृपलानी। इनका पूरा नाम है जीवतराम भगवान दास कृपलानी। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य है कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता
वक्ता जे वी कृपलानी थे। जीवतराम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है, लिख लीजिएगा। जीवतराम भगवान दास कृपलानी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? तो जेपी कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी थे। मेरे साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जबकि संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी को बनाया गया था। इसी दिन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव, इनका पूरा नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव जी को बनाया गया था, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक सचिवालय का भी गठन किया गया था। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जबकि HC मुखर्जी, इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। HC मुखर्जी को, जबकि HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। आज भी देखते होंगे कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे भी 11 दिसंबर, यह डेट याद करिएगा, 11 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जबकि HC मुखर्जी को क्या बनाया गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसी दिन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? BN राव, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव, इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा, सर बेनेगल नरसिंह राव। पूरा नाम क्या है? सर बेनेगल नरसिंह राव। तो लिख लीजिएगा, संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया, लिखिएगा। छठवां पॉइंट मेरे साथियों, संविधान सभा ने इन्हीं की अध्यक्षता में, किनकी अध्यक्षता में? BN राव की अध्यक्षता में एक सचिवालय का गठन किया। यही सचिवालय मेरे साथियों हमारा संविधान का निर्माण किया है। आगे देखेंगे कैसे किया है, लेकिन पहले यह पॉइंट को लिख लेते हैं। लिखिएगा, संविधान सभा ने BN राव की अध्यक्षता में एक सचिवालय का गठन किया। अब यह सचिवालय का क्या काम है आगे देखेंगे। सचिवालय का गठन किया।
मेरे साथियों, तो यह सभी घटना 11 दिसंबर 1946 को है। 11 दिसंबर 1946 को क्या क्या घटना घटा है? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जबकि एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? बी.एन. राव को बनाया गया। ठीक है। और संविधान सभा ने बी.एन. राव की अध्यक्षता में किसकी गठन किया? तो सचिवालय का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? तो बी.एन. राव की अध्यक्षता में क्या गठन किया गया था? तो सचिवालय का गठन किया गया था। इसके जस्ट 2 दिन बाद दोबारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। मेरे साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव पर एक लंबी बहस चला और लंबी बहस चलने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। ठीक है। यह भी पॉइंट कई बार पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को। यह डेट याद कर लीजिएगा, हजारों बार पूछा गया है संविधान की दृष्टि से। तो लिखिएगा 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो एक लंबी बहस या चर्चा के बाद डेट याद रखिएगा, यह कई बार पूछा गया है। बाद 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 1947 को पारित हुआ, यह ध्यान रखिएगा। कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। क्या पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। और कब लाया था? 13 दिसंबर 1946 को लाया था। ठीक है मेरे साथियों, इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश भारत होता है, भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत विभाजन हो जाता है। जो ब्रिटिश भारत था, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 ब्रिटिश कमिश्नरियाँ थी, और जो भी देसी रियासत थे उनका विभाजन हो जाता है भारत और पाकिस्तान में। इसलिए जो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 389 सदस्यों में से 299 सदस्य केवल भारत में बचे। 90 जो सदस्य थे वह पाकिस्तान में चले गए। यानी जो पाकिस्तान की भूमि में आपका स्थान पड़ा और जो सदस्य पड़े वह पाकिस्तान में चले गए, और जो भारत में रह गए वो भारत के सदस्य रहे। तो 299 सदस्यों में से मेरे साथियों 229 निर्वाचित सदस्य थे, जबकि 70 जो थे देशी रियासत थे। और यही 299 सदस्य भारत का संविधान का निर्माण किया था। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी से समझने में आपको एकदम सहूलियत होगा। तो देखिए, यह 9 दिसंबर पढ़े हैं, 11 दिसंबर पढ़े हैं, 13 दिसंबर पढ़े हैं। अब भारत का विभाजन कर लेते हैं। तो लिखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश भारत का
भारत का विभाजन किया गया, विभाजन किया गया, किया गया। अतः अतः संविधान सभा में, अतः संविधान सभा में 389 सदस्यों में से 389 सदस्यों में से 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में रहें। शेष कहाँ चले गए? 90 सदस्य तो पाकिस्तान में चले गए, तो कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में रहें, जिनमें से लिखिएगा, जिनमें से 229 निर्वाचित सदस्य थे, जबकि 70 देसी रियासत से थे, यानी राजा थे, देसी रियासत से थे। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा कि जब भारत का विभाजन हो गया तो 389 सदस्य थे, उनमें से कितने सदस्य भारत में शेष बचे? 299 सदस्य। इन 299 सदस्यों में से 229 सदस्य कैसे थे? निर्वाचित सदस्य थे, जबकि 70 कैसे थे? देसी रियासत से थे। ठीक है ना, यह ध्यान में रखिएगा। और 300 जब 89 आप काउंट करते हैं तो इसमें 296 सदस्य होते हैं या निर्वाचित होते हैं, जबकि 93 सदस्य जो होते हैं ये देसी रियासत से होते हैं। तो इसमें से भी कुछ ऐसे देसी रियासत थे जो पाकिस्तान में चले गए, और इसमें से जो आपके निर्वाचित सदस्य थे इसमें से भी पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे साथियों। संविधान का निर्माण बनाने के लिए सभी बैठक किया जा रहा था। ठीक है, तो संविधान निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई सारे समितियों का गठन किया गया, और जब यही समितियां अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन सचिवालय को दिया, और सचिवालय का हेड कौन था? तो अभी देखें कि सचिवालय की अध्यक्षता किसके अंडर में बनाया गया था? तो BN राव के अंडर में बनाया गया था। तो जितनी भी समितियां अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन BN राव को दिया, सचिवालय को दिया, BN राव ने क्या किया कि जितनी भी समितियां थीं उनका रिपोर्ट के आधार पर और 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। तो अब तो पता चल गया ना कि ये सचिवालय क्या है। सचिवालय यही था कि जितनी भी समितियों का गठन किया गया था कि हमारा प्रत्येक समितियां का मतलब यह है कि सबको काम दे दिया गया था कि तुम इस विषय पे काम करो, तुम इस विषय पे काम करो, तुम इस विषय पे काम करो। प्रत्येक समिति अपना अपना कार्य कर रही थी और अपना रिपोर्ट तैयार करके सचिवालय को दी, और सचिवालय का हेड कौन था? BN राव। अब BN राव क्या किए कि जितने भी समितियां थी उनको पढ़ें, उनके देखें रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट को पढ़ें, 60 देशों का संविधान अध्ययन किए, तब जाके संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। तो अब हमको क्या करना है कि जितनी भी समितियां हैं मेरे साथियों उनको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं। कितना पॉइंट है? 8वां था, अब यह 9वां। लिखिएगा क्रमबद्ध तरीके से, चलिए तब समझ में आएगा। लिखिएगा संविधान निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। अब आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से समितियों का गठन किया गया। इसको याद भी करना है
क्योंकि समिति अलग से भी पढ़ा सकता था, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो समिति यहाँ पे भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमको आप लिख लीजिएगा समिति, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे समिति, और दूसरे कॉलम में लिख लीजिएगा अध्यक्ष। अध्यक्ष पहला समिति लिखिएगा, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे, बस यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, अंबेडकर। और यह समिति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आगे जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। दूसरा लिखिएगा संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, एक ही बार पूरे समितियाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संविधान समिति, संविधान गलत हो गया है, सॉरी, लिखिएगा सही से, संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। एक और लिख लीजिएगा, तब लिखवा रहे हैं अध्यक्ष का नाम। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, समिति। मेरे साथियों यह तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिएगा पांचवा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार, सलाहकार, या इसी को बोलते हैं परामर्श, दात्री समिति। नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बता दे रहा हूँ कैसे पूछेगा। पहले अध्यक्ष लिख लीजिएगा। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल थे। अब देखिए, कभी कभी आपसे पूरा दे देगा कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार एवं परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पूरा याद करना पड़ेगा। या कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देता है मेरे साथियों कि सलाहकार एवं परामर्शदात्री, कुछ भी दे देगा। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। या सलाहकार ना दे के यह दे सकता है कि परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक समिति के अध्यक्ष और हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिख लीजिएगा। प्रांतीय, प्रांतीय, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिख लीजिएगा। सरदार पटेल। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा रियासत समिति, रियासत समिति, रियासत समिति। नेक्स्ट झंडा समिति, झंडा समिति। नेक्स्ट संचालन समिति, संचालन, संचालन, संचालन समिति। नेक्स्ट नियम समिति, नियम समिति। 7, 8, 9, 10। मेरे साथियों इन चारों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो लिख लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट लिखिएगा 11वां समिति सदन समिति, सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष थे आपके पट्टाभी सीतारामैया। तो लिख लीजिएगा पट्टाभी
पट्टाभी, पट्टाभी में छोटी का रहेगा, सीता रमैया। और भी 4-5 समितियां हैं, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं, तब उन समितियों को देखने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर लिखिएगा, डीपीएसपी समिति। डीपीएसपी समिति, डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मेरे साथियों, डीपीएसपी समिति के अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। तो लिख लीजिएगा, तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डीपीएसपी समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट समिति। सुप्रीम कोर्ट समिति, और इस समिति के अध्यक्ष एस वर्धाचारी थे। तो लिख लीजिएगा, एस वर्धाचारी, एस वर्धाचारी जी थे। नेक्स्ट लिखिएगा 13 नंबर, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी, और इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। लिख लीजिएगा आप, के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ठीक है, आशा करता हूं लिख लेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर लिखिएगा, संविधान सभा के, संविधान सभा के, सभा के कार्यों के लिए समिति। कार्यों के लिए समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लिख लीजिएगा, गणेश वासुदेव, वासुदेव मावलंकर, मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 15 नंबर, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उप समिति, या 2 उप समिति लिखवा रहे हैं, यह भी पूछा हुआ है। उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी, कृपलानी। इनका पूरा नाम क्या था? जीवत राम भगवान दास कृपलानी। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे मेरे साथियों? तो इसके अध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, पूरा नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो मेरे साथियों, ये कुछ आपके समितियां थे, और यही सभी समितियां अपने विषय पर कार्य किए और अपना रिपोर्ट, और या रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन बोलते हैं। अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन सचिवालय को दिए, और सचिवालय के हेड या अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव ने इन सभी समितियों के रिपोर्ट या प्रतिवेदन के आधार पर और 60 देशों का संविधान अध्ययन करने के बाद संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया, जबकि संविधान सभा का अंतिम प्रारूप मेरे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने तैयार किया था। नाम नहीं अभी लिखे हैं, तो किसने तैयार किया था? बी.एन. राव। जबकि संविधान सभा का अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंतिम पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रथम पूछे तो बी.एन. राव। तो पॉइंट लिखिएगा ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, समितियां समाप्त हो गया, इतनी समितियां थी। लिखिएगा, सभी समितियों ने, सभी समितियों ने
अपना प्रतिवेदन, अपना प्रतिवेदन, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन को रिपोर्ट, रिपोर्ट सचिवालय को दिया, सचिवालय को दिया, को दिया, दिया। बी एन राव ने, बी एन राव ने इन सभी समितियों के, इन सभी समितियों के रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर, के आधार पर, आधार पर तथा 60 देशों का, 60 देशों का संविधान अध्ययन करने के बाद, संविधान अध्ययन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, करने के बाद संविधान का, संविधान का पहला, पहला प्रारूप तैयार किया, प्रारूप तैयार किया। अब देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता हैं, तो मेरे साथियों सेकेंड पिता बी एन राव को कह सकते हैं। क्या किए हैं यार, इतना बड़ा काम किए हैं जो पूरे संविधान सभा के सदस्यों ने नहीं किया है। अब देखिए क्या क्या किए हैं मेरे साथियों, इन्होंने क्या किया कि सभी समितियों का जो अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन दिया उनका अध्ययन किए। कौन किए? बी एन राव ने किए। नाम ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है, बी एन राव ने किए। और सभी समितियों के रिपोर्ट के आधार पर तथा कितने देशों का संविधान अध्ययन किए? 60 देशों का। छोटे मोटे 1 2 10 देशों का नहीं है, 60 देशों का संविधान अध्ययन करने के बाद संविधान का क्या किए? पहला प्रारूप तैयार किए। ये कई बार पूछा गया है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी एन राव ने किया था। ठीक है, जबकि संविधान का अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लिख लीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि, देने वाली बात है कि संविधान का अंतिम प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। ठीक है, तो संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था। जबकि संविधान का अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान का अंतिम प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। ठीक है, ये 2 नाम याद रखिएगा। कभी पूछे कि संविधान का पहला या संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बी एन राव को टिक करिएगा। और कभी दे दे ऐसे कि संविधान सभा का अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। मेरे साथियों, जब संविधान बन के तैयार हो जाता है तो संविधान पर गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। देखिए, संविधान का पहला प्रारूप तो यही तैयार कर दिए थे, अंतिम प्रारूप यह तैयार किए थे, यानी हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन संविधान में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई त्रुटियां तो नहीं है, कुछ ऐसा कानून नहीं न है जो किसी जनता
विशेष को या सभी जनता को नुकसान करता हो, हानि पहुंचाता हो, तो उस पर गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम है प्रारूप समिति। अब यहाँ पे प्रारूप समिति को एकदम विस्तृत ढंग से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रारूप समिति से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो पहले एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, तब प्रारूप समिति को देखते हैं। लिखिएगा, संविधान का या का कर लीजिएगा, संविधान का गहन एवं सूक्ष्म यानी बारीकी से सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो संविधान का गहन, यह अंडरलाइन कर लीजिएगा, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब आइए प्रारूप समिति को जान लेते हैं। प्रारूप समिति कि इसका गठन कब हुआ और यह संविधान का सूक्ष्म अध्ययन करके कब संविधान सभा को लौटाया, इसमें कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आइए प्रत्येक प्रारूप समिति के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो इसका अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का अन्य नाम से भी भर भर के प्रश्न बना हुआ है, तो अन्य नाम हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। मेरे साथियों, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, इसको ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं, और प्रारूप समिति का अंग्रेजी में नाम क्या है, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं इसे। यानी जब कोई भी पुस्तक अंग्रेजी का संविधान का पढ़ते होंगे तो वहाँ पे प्रारूप समिति को प्रारूप समिति नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, तो कभी कभी प्रारूप समिति ना देकर ड्राफ्ट कमेटी भी लिख देता है, वहाँ पे फिर दिक्कत होने लगता है कि यार यह कौन सी समिति आ गई। ठीक है, लेकिन उस जो ड्राफ्ट कमेटी होती है वही क्या है, प्रारूप समिति है। तो लिख लीजिएगा इसका अन्य नाम। पहला लिखेगा मसौदा समिति, एक तो यह नाम है। दूसरा नाम है पांडुलेखन समिति, लेखन समिति, एक ये नाम है। इसके बाद क्या है, तो तीसरा नाम है आपका ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट समिति, और इसका चौथा नाम है मेरे साथियों ड्राफ्ट कमेटी। तो लिख लीजिएगा ड्राफ्ट DRAFT। ठीक है, कमेटी लिख लीजिएगा COMMITTE, इसको क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था यह भी जान लीजिएगा, कई बार यह भी पूछा हुआ है। तो यह मेरे साथियों 29 अगस्त 1947। ठीक है ना, कब हुआ था, 29 अगस्त 1947, या ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको 29/8/1947। जिस तरह आसान पड़े 29/8 भी, क्योंकि अगस्त चौथा महीना होता है, 8वां का होता है, तो 29 अगस्त 1947 याद करिए या 29/8/1947 याद करिए। मेरे साथियों, यह अपना रिपोर्ट जो संविधान का अध्ययन करने के लिए इसको दिया जाता है, सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, यह अपना रिपोर्ट कब देती है, तो वह भी लिख लीजिएगा 21 फरवरी 1948 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं समिति के, तो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समिति पढ़ रहे तो वहाँ पे भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसमें कुल सदस्य यदि पूछे कि कुल सदस्य प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो क्या बताएंगे, 7। केवल सदस्य पूछता है, शायद हो सकता है दिख रहा होगा आपको,
केवल सदस्य पूछे तो क्या बताएंगे? 6। अब जो 6 सदस्य हैं मेरे साथियों, इनको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 6 सदस्य। अब जान लीजिएगा कि 6 सदस्य प्रारूप समिति में कौन कौन से हैं। देखिए, पूछे कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तब बताएंगे 7। और सीधे पूछ दे आपसे कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो सदस्य कितने थे? 6 थे। कौन कौन थे, तो आइए जान लेते हैं। लिखिएगा, पहले लिखिएगा गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, एक तो यह थे। दूसरे लिखिएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, लिखिएगा अल्लादी, आधा ल पूरा ला दी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक तो यह थे। तीसरे व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो लिखिएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, चौथे सदस्य थे मेरे साथियों के एम मुंशी। इन्हीं का पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ठीक है। पांचवा सदस्य लिखिएगा एन माधव राव, और यह बी एल मित्र के जगह थे, बी एल मित्र के जगह यह त्याग पत्र दे दिए तो उनके जगह पे थे। नेक्स्ट लिखिएगा छठवां टीटी कृष्णमाचारी, मेरे साथियों यह भी डीपी खेतान के जगह थे, डीपी खेतान, और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी की जगह। तो टीटी 2 ऐसे सदस्य थे जो बाद में आए। एक का नाम क्या है? एन माधव राव। यह किनके स्थान पे आए थे? तो बी एल मित्र की जगह पे आए थे, एन माधव राव। और टीटी कृष्णमाचारी किसके जगह पे आए थे? डीपी खेतान की जगह आए थे, और इनकी डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी, इसलिए उनके जगह पे कौन आए? टीटी कृष्णमाचारी। तो मेरे साथियों प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 हैं। पहले हैं गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और तीसरे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और चौथे हैं के एम मुंशी, पांचवें हैं एन माधवराव, और छठवें हैं टीटी कृष्णमाचारी। इन्होंने ही क्या किया है कि संविधान का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किए हैं, और संविधान का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने के बाद जब संविधान को संविधान सभा को लौटाया तो 3 वाचन हुआ। वाचन का मतलब होता है विचार विमर्श, वाद विवाद करना। तो संविधान में देखते होंगे कि 3 वाचन हुआ है, यानी जब यह समिति संविधान का गहन एवं अध्ययन करने के बाद, गहन एवं कैसा सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद जब संविधान को संविधान सभा को लौटाया तो संविधान सभा में 3 वाचन हुआ। और 3 वाचन का मतलब विचार विमर्श करना, वाद विवाद करना। ठीक है। तो आइए वाचन क्या होता है, इसमें क्या क्या किया गया, 3 वाचन कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या किया गया, यह जानने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा पॉइंट, लिखिएगा प्रारूप समिति ने संविधान को सौंपने पर संविधान सभा में 3 वाचन आयोजित हुआ। अभी वाचन लिखवा दे रहा हूं, वाचन मतलब क्या होता है ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। 3 वाचन आयोजित हुआ। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, देखिएगा संविधान सभा
में वाचन, क्या वाचन, और इसी को क्या लिखते हैं वाद विवाद, वाद विवाद, इसी को क्या लिखते हैं विचार विमर्श, विचार विमर्श करना, वाद विवाद करना, बातचीत करना या विचार विमर्श करना। मेरे साथियों इसी को क्या बोलते हैं वाचन। प्रथम वाचन लिखिएगा, प्रथम वाचन यानी प्रथम वाचन कब हुआ था, तो मेरे साथियों यह हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। यह सबसे छोटा वाचन माना जाता है, यह सबसे छोटा वाचन था, सबसे छोटा वाचन, सबसे छोटा वाचन था, यह ध्यान रखिएगा। और जब इसी वाचन में क्या किया गया कि इसमें संविधान को पढ़कर सुनाया गया, तो लिखिएगा प्रथम वाचन में क्या किया गया, तो प्रथम वाचन में संविधान सभा में, संविधान सभा में पढ़कर सुनाया गया, पढ़कर सुनाया गया, मतलब जितने भी सदस्य थे सभी उपस्थित हुए। जो संविधान बना के दिया गया था अध्ययन किया गया, प्रारूप समिति जब दी तो 3 वाचन हुए। 3 वाचन में पहला वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, यह सबसे छोटा वाचन माना जाता है। इस वाचन में क्या हुआ कि संविधान को पढ़कर सुनाया गया, सभी जितने भी सदस्य थे उनको सुनाया गया कि भाई तुम भी सुन लो कि हमारा संविधान क्या बना है, कैसे बना है, इसमें क्या क्या है। अब दूसरा वाचन देखिएगा, दूसरा वाचन कब से कब तक हुआ, तो लिखिएगा दूसरा वाचन मेरे साथियों जो दूसरा वाचन था यह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। और यह सबसे बड़ा वाचन था, सबसे बड़ा वाचन था। इसमें क्या हुआ कि मेरे साथियों जो इसमें पढ़ा गया संविधान को, तो यह तो हुआ नहीं होगा कि सब कुछ सही लिख दिए होंगे, तो जो इसमें गलतियां थी उनको सुधारने के लिए संशोधन प्रस्ताव लाए गए। तो इसमें मेरे साथियों दूसरा जो वाचन था इसमें 7653 संशोधन प्रस्ताव लिया गया कि संविधान में संशोधन यह होना चाहिए। संशोधन प्रस्ताव लाया गया, कितना लाया गया था 7653 लाया गया। अब सोचिए कि संविधान में जो इतना गहन सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद कितना आया संशोधन, संविधान संशोधन 7653 संशोधन प्रस्ताव लाया गया कि यह कमी है संविधान में, यह होना चाहिए। जानते हैं ना कि किसी को आप कह दें कि इस पुस्तक का या इस इंसान की गलती छाटिए तो 1000 गलतियां छाट के पहला वाला इंसान या आप भी किसी का रख देंगे, लेकिन कह देंगे ना कि उसका खूबी बताओ, तो इंसान कभी पैदा हुआ ही नहीं है कि खूबी इंसान का बता सके। वैसे ही देख लीजिए जब गलतियां छाटने के लिए हुआ तो संविधान में इतना गलतियां छाट दिया गया है कि जिसके लिए 7653 संशोधन प्रस्ताव लाया गया, जिनमें से कितने पे बात चर्चा हुआ वह भी लिख लीजिएगा। जिनमें से 2473 प्रस्तावों पर चर्चा हुआ। अब नेक्स्ट लिखिएगा तृतीय वाचन मेरे साथियों जो तृतीय वाचन हुआ था यह 14 नवंबर 1949 से आपका 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। कब तक हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। इसमें भी क्या हुआ कि पढ़ के सुनाया गया और तीसरे वाचन के अंतिम दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया। क्या किया गया?
स्वीकार कर लिया गया। संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। लागू कब हुआ संविधान? तो आपका 26 जनवरी 1950। तो 2 पॉइंट और देखेंगे, लेकिन 2 पॉइंट देखने से पहले इसको पहले मिटा देते हैं मेरे साथियों। संविधान को कब स्वीकार किया गया, संविधान को कब लागू किया गया, संविधान को कब अंगीकार किया गया, संविधान को कब आत्मार्पित किया गया, संविधान को कब अधिनियमित किया गया, यह सभी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आइए इन जितने भी आत्मार्पित, अधिनियमित, अंगीकार, स्वीकार, कब लागू किया गया, इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ एक डायग्राम बनाइएगा। आप भी कॉपी के बीच में लिखिएगा संविधान। मेरे साथियों, यदि पूछे कि संविधान को कब स्वीकार, या इसी को बोलते हैं एडॉप्टेड, तो लिख लीजिएगा एडॉप्टेड किया गया, तो इसके लिए अलग डेट है। यदि पूछे कि संविधान को कब लागू किया गया या एनफोर्स किया गया, क्या किया गया? एनफोर्स किया गया, तो इसके लिए अलग सा डेट है। यदि स्वीकार किया गया या एडॉप्टेड किया गया यह पूछता है, तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन मेरे साथियों संविधान में 3 शब्द मिलता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, आत्मार्पित किया गया और अधिनियमित किया गया। तो क्या क्या पूछा जा सकता है कि संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो मेरे साथियों संविधान को अंगीकार अपना अंग बना लिए, बॉडी का अंग जैसे होता है ना, शरीर का अंग, तो वैसा ही संविधान को अंग अपना बना लिए। कब बनाए? 26 नवंबर 1949 को। आत्मार्पित यानी अपने मन में बैठा लिए। कब बैठा लिए इसको? आत्मार्पित कब किए? 26 नवंबर 1949 को। और यह हमारे लिए एक कानून बन गया। कब बना? आपका अधिनियमित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो मेरे साथियों यदि घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को होगा। यदि पूछता है कि संविधान सभा को, या संविधान को कब आत्मार्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। यदि पूछता है कि संविधान को कब अधिनियमित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को कब एडॉप्ट किए, तो 26 नवंबर 1949 को। मतलब कितना भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछे, आप यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है। लागू अलग डेट को हुआ। लागू कब हुआ हमारा संविधान? तो मेरे साथियों लागू हुआ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। यह क्या हुआ? इस दिन लागू हो गया, पूर्ण रूप से लागू हो गया। और 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है। और जब लागू हुआ तो पूर्णतः लागू हो गया, यह भी ध्यान में रखिएगा। संविधान पूर्णतः लागू हो गया। लेकिन मेरे साथियों 26 नवंबर 1949 को हम कुछ अनुच्छेद को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो यह हो गया। एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि मेरे साथियों जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। उन 395 अनुच्छेदों में से मेरे साथियों 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। कितने अनुच्छेद को? 16 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। जितने शेष अनुच्छेद बचे थे वह सभी किस दिन लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसमें आज की क्लास में लिखेगा 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया जिनकी संख्या
15 या 16, अभी मैं समझा दे रहा हूँ, 15 या 16 बताई जाती है, बताई जाती है। मेरे साथियों 15 जो है यह भी डेटा सही है और 16 है यह भी डेटा सही है, लेकिन मान के चलिएगा 16 सही है। 15 तो यह अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, लेकिन जो 16वां अनुच्छेद है मेरे साथियों उसमें रख कर किया गया था, और वह अनुच्छेद है 394। किसी किसी पुस्तक में जिस अनुच्छेद में रख कर इसे लागू किया गया था 15 अनुच्छेदों को, उसे मान्य नहीं करता है, लेकिन हाल के पुस्तकों में अब 16 डेटा सही बताया जा रहा है। तो यदि कभी पेपर में पूछ दे कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, और ऑप्शन में रहें 12, 13, 14, 15, 18, ठीक है, तो 15 सही कर लीजिएगा। और ऑप्शन में रहे 12, 13, 14 और 16, तो क्या सही करेंगे, 16 को सही कर देंगे, ठीक है ना। 15, 16 अगर आ जाता है तो 16 को करिएगा, 15 को मत करिएगा। हो सकता है कि पुराने में पब्लिकेशन में आज भी 15 को सही कर रहा होगा, नो डाउट करेगा, ठीक है ना, लेकिन अब 16 सही किया जा रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे वह ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिएगा कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे। तो अनुच्छेद 5 लागू हुआ था, 6 लागू हुआ था, आपका 7 लागू हुआ था, 8 लागू हुआ था, 9 लागू हुआ था, आपका 60 लागू हुआ था, 324 लागू हुआ था, ठीक है, 366 लागू हुआ था, 367 लागू हुआ था, 379, ठीक है, 379 लागू हुआ था, 380 लागू हुआ था, 388 लागू हुआ था, 391 लागू हुआ था, 392 लागू हुआ था, ठीक है, 393 लागू हुआ था, 394 लागू हुआ था। आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, यह 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, यह क्या हुआ 14, यह मेरे साथियों 15, और जिस अनुच्छेद में इसे रख के लागू किया गया था वह है 16। तो 16 अनुच्छेद को कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। एक पॉइंट बस और लिख लीजिएगा मेरे साथियों, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू आपका स्वीकार कर दिया गया था, तो इसी दिन प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस के तौर पे मनाया जाता था। लेकिन 2015 के बाद, ठीक है ना, पहली बार 2015 से ही विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस वर्तमान में मनाया जाता है। तो एक पॉइंट आज की क्लास में बस लिख लीजिएगा, आज की क्लास का एंड कर देंगे। लिखिएगा 26 नवंबर को 2015 के बाद 15 के पहले विधि दिवस मनाया जाता था। विधि दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 से प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यह लास्ट पॉइंट था मेरे साथियों। अभी संविधान सभा के अधिवेशन या बैठक में लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो और अभी आपका लंबा क्लास चलेगा, यानी 30 से 40 मिनट और वीडियो बनेगा। लेकिन आज के यदि इसी क्लास में यदि हम कंटिन्यू करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो ये जैसी होता है थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में संविधान सभा के अधिवेशन या बैठक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सब एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो संविधान के सभा के अधिवेशन या बैठक से संबंधित 2 वीडियो आपके पास जाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे साथियों। एक लाइक कर दिया करिए, एक कमेंट कर दिया करिए और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर